हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज हम आपका लेसन 4 12th क्लास की जो केमिस्ट्री चल रही थी उसमें लेसन 4 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक वीडियो अपलोड किया अभी, उसकी ये दूसरी वीडियो है। लेसन 4 रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर की ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में आज हम टॉपिक क्लियर कराएंगे आपके अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इसके एग्जाम्पल्स, इसकी परिभाषा सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। जैसे कि आपको पता चला आणविकता का मतलब क्या है, अणुओं की संख्या। क्या? अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में, बेसिकली सरल अभिक्रिया में दो अभिक्रिया होती हैं। देखो, पहले तो ये भी समझ लीजिए, अभिक्रिया कितने प्रकार की लेंगे यहां पर, यानी कि उनके क्रिया विधि के आधार पर या उनके संपूर्ण होने के पदों के आधार पर एक सरल अभिक्रिया होती है और एक होती है जटिल अभिक्रिया। ठीक है, अभी आप पढ़ोगे जब मैं अभिक्रिया पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी तक तो अभिक्रिया नहीं आई है। जैसे अब आपका बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और हम इसमें हम बात करें तो इसमें आने वाले कुछ चैप्टरों में आएंगी कुछ अभिक्रिया। तो हमने 9th 10th में भी देखी होंगी, 11वीं क्लास में भी देखी होंगी कि कुछ अभिक्रिया 2-2 3-3 पदों में पूरी होती है, कुछ एक पदों में पूरी हो जाती हैं। तो जो क्रिया एक पदों में पूरी हो जाती है तो उसको तो बोलते हैं सरल अभिक्रिया, और जो क्रिया 2 या 2 से अधिक पदों में पूरी होती हैं उनको हम कहते हैं जटिल अभिक्रिया। तो बेसिकली हम बात करेंगे किसी भी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या या अभिकारक अणुओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता। कुछ एग्जांपल्स लेके हम इसको समझते हैं। जैसे कि हमारी कोई अभिक्रिया इस टाइप की दे रखी है, ए और एरो बना के यहां पर आ रहा उत्पाद, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? इसकी आणविकता की हम बात करेंगे तो 1 हो जाएगी। एग्जाम्पल्स इसकी रिएक्शन हम लेंगे तो जैसा ऐसा समझिएगा, C2H5Cl एरो, तो C2H4 प्लस HCl। देखिएगा, तो इसमें कितने अभिकारक अणु जुड़े हुए हैं? 1 लग रहा है। क्या है आपका? एथिल क्लोराइड। तो ये एथिल क्लोराइड एक ही है ना, तो यदि मैं यहाँ पे 2 लगा देता तो ये कितना, अभिक्रिया की आणविकता कितनी? 2 हो जाती है। यदि मैं 3 लगा देता तो 3 हो जाएगी। जैसे आपके किसी में आपका इस तरीके से NH4OH प्लस आपका HCl या KOH इस तरीके जुड़े हुए हैं, तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो इसकी आणविकता कितनी बनेगी? 2। यदि मैं 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितनी आणविकता हो जाएगी इसकी? 2 और 1 3, यानी कि जितने अणु होंगे इधर वाले अणु क्या कहलाते हैं? अभिकारक। तो जितने अभिकारक अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसकी आणविकता कहते हैं। क्लियर है? इनमें अंतर भी पढ़ेंगे, पहले आपने ये समझ लिया। ठीक है, और मतलब जैसी अभिक्रिया होगी, यानी इस टाइप की अभिक्रिया होगी तो उसकी कितनी बन जाएगी? आपका ये समझो P बना दिया मैंने, प्रोडक्ट। ठीक है, उत्पाद का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अभिक्रिया की आणविकता कितनी? 2 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। और यदि इस टाइप की अभिक्रिया दे रखी है और तो इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, यदि मैं यहाँ की 2 लगा दूंगा तो इसकी भी 3 हो जाएगी। समझ पाए ना बातों को? जितने अभिकारक अणुओं के भाग लेंगे अभिक्रिया में तो वो क्या हो जाएगी? आपकी अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अभिक्रिया की कोटि पर आते हैं पहले, फिर उसके बाद में इनके अंतर करेंगे। ठीक है, देखिएगा, ये तो सिंपल सा है, लेकिन ये थोड़ा पेचीदी बात है, पेचीदा बोलते हैं जिसको। एक्चुअली में ये क्या है, किसी भी अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले अभिकारक अणुओं की सांद्रता की घातों को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसमें तो बहुत सारी बातें बोल दी हैं हमने। क्या है, ऐसा समझिएगा कि इसमें है कि अभिकारक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाले अणुओं की संख्या। एक और परिभाषा लिख सकते हो इसकी, क्या लिख सकते हो आप? कि किसी भी अभिक्रिया के वेग समीकरण में भाग लेने वाले
अभिकारक अणुओं की सांद्रता की घातों के योग को, देखो कितनी लंबी बात लिख दी हमने, यानी अभिक्रिया के वेग समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की सांद्रता की घातों के योगफल को, सांद्रता की घातों के योगफल को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी पड़ रहा है तो इसको याद कर लीजिए कि भाई कोई भी अभिक्रिया है, जैसे कि आपका मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूं A+B, एरो ये बना रहा है उत्पाद, ठीक है, और यहाँ पर कोई घात ऐसे A ले लीजिए, यहाँ पर घात ले लीजिए स्मॉल b, ठीक है, और हमने कही है कि जो A है और A की जो सांद्रता है, A की सांद्रता की जो घात है वो हमने मान ली m, और B की जो सांद्रता है, ठीक है, इसमें A की लिख दीजिए, ये A की हो जाएगी और यहाँ पर B की, और ये सांद्रता की घात बराबर हमने n मान ली, तो इसकी जो कोटि हो जाएगी, इस अभिक्रिया की जो कोटि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, m+n, ठीक है, m+n। अब ये चीज तो मैं कहोगे सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे, उसमें तो आपने डायरेक्ट बता देते, ये समझ में आएगा ही नहीं। यानी किसी भी अभिक्रिया की जो कोटि है आप देखकर उसको पता कर ही नहीं सकते हो, ये प्रायोगिक मान होता है, प्रयोगों द्वारा पता चलता है। समझ पाए बात वो, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बेइज्जती ज़्यादा। तो एक्चुअली मैं फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूँ कि आपका इस तरीके की समीकरण दे रखे जो अभी हमने ली थी C2H5Cl एरो, और हमने इसमें क्या लिखा था C2H4+HCl, ये अभिक्रिया बन रही है। तो ये प्रयोगों द्वारा प्राप्त होता है कि इस अभिक्रिया में जो ये अभिकारक लिया है एथिल क्लोराइड, इस एथिल क्लोराइड की जो घात जो होती है, इसकी सांद्रता की जो घात होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो इसकी हमें ये पता आपको प्रयोगों द्वारा पता चलती है, ठीक है। तो इसकी जो घात है यानी कि इसकी सांद्रता को हम इस तरीके से लिखते हैं C2H5Cl, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं सांद्रता को, सांद्रता मतलब सक्रिय द्रव्यमान, इसका कैसे लिखा जाएगा, इसी बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, हमेशा सांद्रता को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो इसकी जो सांद्रता की जो घात होती है वो 1 होती है। ये कहां से पता चल रही है, प्रयोगों द्वारा पता चलती है, ठीक है। तो इसकी जो प्रयोगों द्वारा पता चला कि इसकी घात इतनी है, कितनी है, 1 है, इसकी सांद्रता की जो घात 1 है, तो हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया की जो कोटि कितनी है, कोटि भी 1 होगी, ठीक है। क्लियर है। अब मैं कह रहा हूं कि इसके साथ में कोई और अणु जुड़ा होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी NaOH जुड़ा होता है, सपोज करो ये अभिक्रिया बनी नहीं है, आप ऐसा समझो है, और इस NaOH की घात आपकी कितनी है, NaOH की जो सांद्रता है, NaOH की जो सांद्रता है उसकी घात आपकी 2 है, तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी बनती, कोटि बन जाती 2+1, यानी कि ये दोनों लगे हुए, इसकी घात कितनी, इतनी, और इसकी सांद्रता की घात कितनी, 2, तो कितनी हो जाएगी, 2+1 बराबर कितनी, 3 हो जाएगी। समझ पाए बात है। और एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको, ठीक है। देखिएगा आपको क्वेश्चन मिला है कि आपको इन जो अभिक्रिया दे रही है, मैंने 1 2 3 4 5 अभिक्रिया दे रखी हैं आपको, 4 और 5। तो इन अभिक्रियाओं में आपको कोटि और आणविकता दोनों छांटनी है। तो देखो किस तरीके से इन अभिक्रियाओं को हम छांटते हैं। देखो आपको हमने क्या बताया था, अभिक्रिया की आणविकता क्या बताई थी, आणविकता बताई थी आपकी कि उसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। तो इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, ये 1 अणु है आपका, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, इसकी आणविकता हो जाएगी आपकी कितनी, इसकी हो जाएगी 1। और इसकी कोटि की यदि मैं बात करूंगा तो कोटि कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझ लेना, कोटि की यदि बात कर रहा हूं तो कोटि आपको इसको देखने से पता नहीं चलेगी, आणविकता देखने से पता चल जाएगी, लेकिन कोटि देखने से नहीं पता चलती है। उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि ये इसकी जो सांद्रता है उसकी घात कितनी है। तो ये हमें प्रयोगों द्वारा प्राप्त होता है कि इसकी घात, यानी NH4NO2, और बड़ा ब्रैकेट लग रहा है तो मतलब NH4NO2 की सांद्रता की घात कितनी है, 1। तो ये आपको यदि पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आपको ये जरूर देगा इस टाइप से कि बताओ कि इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है जबकि ये बराबर 1, इस तरीके से देगा। तो समझ जाना
कि इसकी सांद्रता कितनी दे रखी है, सांद्रता की घात कितनी, 1 है। जब 1 है तो इसकी कोटि भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी हम बात करें तो इसकी आणविकता तो देख के ही पता चल जाएगी कितनी है, कितने अणु है इसमें, 1 अणु है, यानी H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का 1 अणु है। तो इसकी आणविकता की हम बात करेंगे तो इसकी समझ जाना, आणविकता की हम बात कर रहे हैं इसका, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी इसकी, तो इसका थोड़ा सा पूरा लिख दे रहा हूं नहीं तो तुम कुछ और गलत समझ में बैठोगे। ठीक है, इसकी आणविकता की हम बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1, और इसकी कोटि की भी हम बात करेंगे तो कोटि के लिए आपको क्या चाहिए, इसकी सांद्रता की घात कितनी है, तो इसकी सांद्रता की घात ये दे रखी है, ये क्वेश्चन में मिलेगा आपको, तो ये कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में कहां से पता चलता है, ये प्रयोग द्वारा पता चलता है, जो बीएससी वगैरह में आप प्रयोग करके देखोगे तब पता चलेगा, यहाँ पे इतना डीप है ही नहीं आपके सिलेबस में। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जब वक्त मिलेगा तो हम तुम्हें बताएंगे भी कैसे निकलेगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं इसकी की हम आणविकता की हम बात करेंगे तो देखो NO की कितने अणु हैं, 2, और Cl2 का कितना अणु है, 1 है, तो कितने हो जाएंगे, 2 + 1 कितना, 1, 3 हो जाएंगे ये। ठीक है, और अब हम इसकी बात करें तो देखो ध्यान से, आणविकता कोटि निकालेंगे हम, आणविकता तो हमें इससे देख के पता चल गई, कोटि निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि NO की घात कितनी है, 2 है प्लस, और Cl2 की घात कितनी है, 1 है, तो कितनी हो जाएगी, 3। तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर आप क्या पढ़ा रहे हो, इसमें आणविकता और कोटि तो एक आ रही, बराबर आ रही हैं। भैया ध्यान से समझना, इसमें तो बराबर आ रही है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, ये 2 रिएक्शन मैंने बहुत अलग लिए हैं। देखो कैसे, कि इसमें देखिएगा, इसकी यदि मैं आणविकता की बात करूं तो कितना है, आणविकता की यदि मैं बात कर रहा हूं तो कितनी है आणविकता, कितने अणु है इसमें, CH3CHO का 1 अणु है इसमें, तो आणविकता 1 हो गई। लेकिन यदि मैं इसकी कोटि की बात करूंगा तो कोटि कितनी है, देखो CH3CHO की जो घात कितनी दे रखी है, इसकी सांद्रता की घात 3/2 दे रखी है, तो इसकी कोटि भी कितनी हो जाएगी, 3/2, यानी कि 3.5। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब देखिएगा, यदि हम इसकी आणविकता की यदि मैं बात करूंगा तो कितनी हो जाएगी, आणविकता की यदि मैं बात करूंगा तो इसमें कितना है, ये CO 1 अणु है, Cl2 1 अणु है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगी, आणविकता तो 2 हो गई। यदि मैं इसकी कोटि की बात करूं तो कोटि कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझना, कोटि देखिएगा, कोटि के लिए आपने क्या देखा, CO की घात कितनी है, यानी इसकी सांद्रता की घात कितनी, 2, ये कहां से पता चली, प्रयोगों द्वारा। Cl2 की घात कितनी, 1/2, कहां से पता चली, प्रयोगों द्वारा। 2 में 1/2 जोड़ोगे तो कितना, 2.5 हो जाएगा, 2.5 को बोलते हैं 5/2, या हम इसको लिख देंगे 2.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 होता है, राइट। तो कितना 2.5 लिख दीजिए, या देखो 2 दूनी 4 और 1 5, हमने क्या बताया था, 2 में 1/2 जोड़ेंगे, 2 का भाग करो, इसमें 2 की गुणा करो, 2 दूनी 4, और जो ऊपर होगा वो जोड़ दो, 5/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, इस तरीके से जुड़ जाता है। ये बायोलॉजी वालों के लिए है, मैथ वाले समझ ही गए होंगे। तो आई होप कि आपको आणविकता और कोटि निकालना तो दिमाग में बढ़ गया होगा ढंग से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके अंतरों की। तो अंतर से तो आपको देखो वैसे ही पता चल गया कि भाई आपने देखा आणविकता हमेशा एक पूर्ण संख्या आ रही है, क्योंकि ये आधा अणु तो हो नहीं सकता है, तो पूरा होगा। तो आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, ये सदैव कैसी, एक पूर्ण संख्या होगी। लेकिन ये क्या है, ये आपकी भिन्नात्मक भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर है बात, नहीं क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा अंतर इनके दोनों के लिख देता हूं इस पर, तो आप समझ जाओगे धीरे धीरे करके। ठीक है, देखिएगा बिल्कुल, इसमें क्या है कि ये सदैव एक पूर्ण संख्या होगी और ये भिन्नात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो। कुल मतलब यह है कि ये सदैव पूर्ण संख्या होती है और ये आपकी भिन्नात्मक भी हो सकती है। ठीक है, ये आपका एक सैद्धांतिक मान होता है, ये आपका प्रायोगिक मान होता है। ठीक है, ये आपका कैसा है, आपका सैद्धांतिक मान होता है, ये आपका प्रायोगिक मान होता है। ठीक है, तीसरे की हम बात करेंगे, और कि अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती है, ये शून्य हो सकती है। ठीक है, और हम इसकी और बात करें,
इसकी वैसे तो वास्तविकता तो ये कहती है कि ना तो आणविकता और ना ही अभिक्रिया की कोटि और ना ही अभिक्रिया की आणविकता को हम देखकर बता सकते हैं। यानी किसी भी समीकरण को देखकर ना तो उसकी आणविकता बताई जा सकती है, ना ही समीकरण यानी कोटि बताई जा सकती है। लेकिन किसी हद तक हम आणविकता को तो देखकर ही बता सकते हैं, लेकिन कोटि तो कभी देखकर बताई ही नहीं जा सकती है। उसके लिए उसकी क्रियाविधि पढ़नी ही पड़ती है और उसके लिए प्रयोग करना ही पड़ता है। तो इसकी जो आणविकता है वो क्रियाविधि से, किससे? क्रियाविधि, नॉर्मल क्रियाविधि से पता कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो पता करेंगे तो उसके लिए प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रायोगिक मान होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये और भी बहुत सारे अंतर हैं जो मेरे नोट्सों में दे रखे हैं। ठीक है, तो ये 4 अंतर मैंने बता दिए, 4 काफी हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? और लिखना चाहो तो ये सदैव आपका क्या है, एक पूर्ण संख्या होगी और ये क्या है, भिन्नात्मक होगी। या ये तो लिख दिया हमने, तो ये कह दीजिए ये भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, ये भिन्नात्मक हो सकता है मान। ठीक है, ये आपका माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, ये कैसा, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन ये माइनस में कभी नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से ये मान होते हैं इसके। क्लियर है बात? तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिल्कुल भी आपको इस चैनल पर जो मटेरियल मिल रहा है, आपको ऐसा पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। आपको फ्री में हम नोट्स, PDF, मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर, प्रैक्टिस सेट सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। चाहे आप इंटर में हो, चाहे आप BSc में हो, चाहे आप MSc में हो, सभी क्लासों के लिए यहाँ पर सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, सारे के सारे मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर करना वीडियो को। हमसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जोड़ोगे तो मैं और आपको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जय हिंद।